चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे ना। हाँ क्या देखे ना, अभी मारेंगे बस, अभी अभी कुछ नहीं। तुमको कल होमवर्क भेजने के लिए बोले तो भेजा ही नहीं। हाँ चलिए ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्टरनेटिंग मेथड से कैसे रेट कांस्टेंट का व्यंजक प्राप्त करते। ठीक है, तो दूसरा विधि उसका देख रहा है। हालांकि एग्जाम में एक ही विधि लिखना है, ठीक ना, लेकिन यहां पर हम दूसरा विधि देखते हैं जब प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। देखिए हाँ समझिए, अल्टरनेटिंग मेथड, अल्टरनेटिंग मेथड। देखिए अल्टरनेटिंग मेथड से जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस पर हमें काम करना है। तो देखो जनरली हम एक रिएक्शन मानते हैं ए, और ए से यहां कोई बी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इनिशियली जब प्रारंभ कर रहे थे, इनिशियली प्रारंभ में, मतलब यहां पर टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, प्रारंभ में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान लेते हैं, तब तक बी तो कुछ था नहीं। क्या लाइट नहीं जल रहा है, एक मिनट एक मिनट, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मान लिया हमने इनिशियली कंसंट्रेशन ए का क्या है, ए है, स्मॉल ए, मोल पर लीटर में। ठीक, अब कुछ समय बाद, आफ्टर आफ्टर टाइम इक्वल टू टी, टी समय पर ए में से एक्स मोल पर लीटर जो है इधर आकर के कंसंट्रेशन एक्स जो है चेंज करके चला आता है किस में, बी, मतलब एक्स चेंज कर जाता है, इतना घट जाता है। तो इसका मतलब उतना ही यहां पर क्या होगा, बनेगा भी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो इक्वेशन लिखे हैं, इस इक्वेशन के लिए हमें रेट लॉ लिखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के फॉर्म, माइनस डी ए, क्योंकि ए ना यहां लिए हैं, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, और यहां पर हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि टाइम टी पर हमें ये काम करके देखना है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, जीरो। तो अब देखिए हमें चाहिए क्या, आफ्टर टाइम टी पर इसका। तो देखिए जैसे ही लिखेंगे तो रिएक्टेंट के लिए है तो माइनस तो यहाँ लगेगा ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ए माइनस एक्स बाई डी टी इक्वल टू के, यहाँ पर आ जाएगा कितना, a माइनस एक्स, और पावर कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसा कर सकते हैं। और किसी भी संख्या पर पावर जीरो होता है तो वो वैल्यू क्या होता है, एक हो जाता है। कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस डी ए बाई डी टी होगा, फिर आगे बढ़ेगा तो माइनस माइनस प्लस डी एक्स बाई डी टी। ठीक है,
फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा k, और किसी भी संख्या पर पावर शून्य है इसका मतलब 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1। यहाँ पर लिख देंगे a माइनस एक्स टू द पावर 0 ये इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो अब आपके पास देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, पढ़े ना आप लोग। चलो यहाँ पर ये लिख देंगे क्या 0, तो 0 में प्लस माइनस लिख दिए कोई फर्क नहीं, प्लस ये हो जाएगा dx बाई dt, और ये इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है, अब यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू k, इसको इधर भेज दीजिए, तो जैसे ही भेजिएगा तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा k dt, dx इक्वल टू k dt। अब यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन होगा, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर होगा, यहाँ हो जाएगा, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होगा, तो यहाँ लिख देंगे x, प्लस सी भी होता है। ठीक है, फिर उसी तरह dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, k तो बाहर हो जाएगा, यहाँ t, फिर इसका भी c, तो देखो इसका c1 मान लेंगे, इसका c2 हो जाएगा, दोनों को मिला करके एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर लिख देंगे क्या i, ये कहलाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हेयर यहाँ लिखेंगे हेयर i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, स्थिरांक क्या हो जाएगा, ये समाकलन स्थिरांक। उसके बाद हम लोग तो थोड़ा सा इसको और इधर बढ़ा लेते हैं, क्या ये हो जाएगा आई, यहाँ पर आ गया, इसको यहीं रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये साइड में देखिए KT, ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन ये पूरा को हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान ले, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन 1 मान लें तो देखिए कि जब आपने काम शुरू किया था when t इक्वल टू 0 था, देन तब x बराबर क्या था, 0 था। देखिए x का वैल्यू था उसमें 0 था, तो अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, यानी पुटिंग दीज वैल्यू यानी ऊपर वाला जो वैल्यू है इन इक्वेशन 1 वी गेट, तब हमें क्या प्राप्त होगा, देखो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, नहीं होगा, x के जगह पर 0, क्योंकि x इक्वल 0 है, और t के जगह भी 0 हो जाएगा, तो k इंटू 0, अब प्लस ये हो जाएगा i, इसीलिए i बराबर क्या आ गया इसमें 0, क्या आ गया i बराबर 0। और जब ये i का वैल्यू 0 हो गया, समझिएगा i का वैल्यू क्या आ गया 0, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। अब जैसे इसको 1 में रखिएगा, देखिए इस साइड में हम ऐसे चले आते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही यहाँ पर इसका वैल्यू 1 में रखेंगे तो के एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा के टी प्लस ये 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा के टी, यानी के बराबर क्या आ गया एक्स बाई टी। पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यानी एक्स इक्वल टू ये हो गया के टी। अब देखो अगर इसको y मानते हैं, देखो x को यहाँ क्या मान रहे हैं y मान रहे हैं, और k को क्या मान रहे हैं m, ये हो जाएगा x। तो क्या हो गया y बराबर mx हो गया। और इक्वेशन हमको हमारे लिए इक्वेशन चाहिए था ना, तो इक्वेशन हमको रेट कांस्टेंट का, तो k बराबर क्या हो जाएगा x बाई टी। यही हो गया एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का अनदर मेथड। ठीक है, तो चलिए लिखिए फिर इसका ग्राफ भी बताते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी है, सी रहता है तब कहाँ से आता है इंटरसेप्ट सी से, लेकिन y बराबर एम एक्स है तो ये ऑरिजिन से। हो गया, आगे बढ़े।
यहाँ पर जो अब ग्राफ हम लोग इसका प्लॉट करेंगे वह ग्राफ किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, नहीं किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होते टाइम के साथ, नहीं आएगा, तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये जो आप देख रहे हैं x इक्वल टू के टी, ये x जो आया ये किसके लिए आया, प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ऑरिजिन से होते हुए पास करता हुआ देख पा रहे हैं, कैसे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर mx होता है, वो ऑरिजिन से होके जाता। अगर ये इंटरसेप्ट रहता c तो इंटरसेप्ट से होके जाता, लेकिन वहां पर तो है नहीं। जो पिछले क्लास में y बराबर mx प्लस सी से आया था, माइनस तो वहां स्लोप आया था क्या, y बराबर माइनस एम एक्स था प्लस सी, यानी निगेटिव स्लोप था। बात समझ रहे हैं ना, तो निगेटिव स्लोप इसीलिए था कि टेन थीटा का वैल्यू जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसी वजह से ना था। आज देख रहे हैं कि इसमें क्या है, पॉजिटिव है, के है, माइनस के तो है नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा, है ना, इसमें आ जाएगा। ये सब देख रहे हैं ना पॉजिटिव है, तो आ जाएगा किस में, ऑरिजिन से होता हुआ जाएगा। ऑरिजिन से आएगा तो हम लोग को इसको नेक्स्ट बढ़े आगे। देखिए यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ हम लोग को देखना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखिए जैसे ही इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से जाएगा, ये ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से होकर के ये ग्राफ जाए। का कलर जो है ऐसे दिखा देते, थोड़ा सा छोटा ही रहने देते। देखिए ये जो आ गया ये किसका ग्राफ है, x इक्वल टू के टी। अब ये k का ये k जो है वो किसको बताता है, स्लोप, स्लोप k, है ना। इधर हो जाएगा टाइम का, ये एक्सिस किसके लिए है, टाइम के लिए, और ये जो एक्सिस होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। देखिए ऑरिजिन से होकर जा रहा है, ये जो पॉइंट है क्या है, ऑरिजिन है, ठीक है। लिखिए ग्राफ बनाइए इसका। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ भी इसको लिखते हैं। हाँ इट इज जो डिनोट किया जाता है कैसे, इज डिनोटेड बाय टी हाफ,
ऐसे, ठीक है। हाफ लाइफ अर्ध जीवन काल को किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा पहले यहां पर इसका लिखते हैं, डिफिनेशन के नीचे लिखेंगे द टाइम at which the time at which concentration of reactant reduced to one half of its, the time at which concentration of reactant reduced to one half of its initial concentration initial concentration is called half life period. Is called half life period. इसे ही क्या करते हैं? अर्ध जीवन काल कहते हैं। हाँ, टी हाफ पढ़ते हैं। हाँ, तो उसी को तो टी हाफ ही पढ़ते हैं। अर्ध जीवन काल है ना, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? टी हाफ ही पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको लिखना है, नीचे लिख दे, बोल दे। अच्छा ठीक है, जितना देर बोलेंगे तो लिख ही देते हैं, काहे कि अभी तक लिख ही रहा है, सब लोग देख रहे है ना। तो किसी के लिए रुकिए, किसी के लिए बढ़िए, है ना। अच्छा है कि हम लिख देते हैं ना। लिखेंगे वैसा वह समय बोल भी रहे हैं, लिखिए वह समय जिस पर वह समय जिस पर किसी अभिकारक, वह समय जिस पर किसी अभिकारक की सांद्रण वह समय जिस पर किसी अभिकारक की सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। वह समय जिस पर किसी अभिकारक की सांद्रण घटकर उसके प्रारंभिक सांद्रण का आधा या अर्ध हो जाता है अर्ध जीवन काल कहलाता है। अर्ध जीवन काल कहलाता है। अर्ध जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध जीवन काल कहलाता है। यानी जो कंसंट्रेशन है वह अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का जब आधा हो जाएगा तो
तो उस समय का जो टाइम होगा वही टाइम क्या कहलाता है, उसका हाफ लाइफ कहलाता है। तो इसके आधार पर अगर आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध जीवन काल कैलकुलेट करने के लिए बोले, इसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए यहां पर हम लिखेंगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए। अर्ध जीवन काल देखना किसमें है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। अच्छा, अर्ध जीवन काल का जो डिफिनेशन है वो जैसे भी आप अगर फर्स्ट ऑर्डर में जाइएगा तो वहां भी अर्ध जीवन काल का डिफिनेशन तो वही होगा। क्या चेंज करता है, तो यहां पर देखिए जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसके लिए आपके पास व्यंजक क्या है, अभी आप पढ़े हैं, इससे पहले भी पढ़े हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। तो देखिए अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये क्या आया, हाँ ये हम लोग पढ़े हैं, ये अभी पढ़े एक्स बाई टी। इससे पहले जो आया था ये आया था क्या, ये आर नॉट माइनस आर बाई टी, यही आया था। चलो इसी का उपयोग करते, एनसीईआरटी में भी इसी का उपयोग किया हुआ, हालांकि दोनों से आप बना सकते। वहां क्या है कि ए में से घटा दीजिएगा टी, जहां पर टी हाफ लिखिएगा तो ए में से घटा दीजिएगा, ए में से ए बाई टू घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगा उसमें से जो कैलकुलेट करके जो x बराबर जो है ना, जहां पर x का वैल्यू है वहां पर उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए, x के जगह पर, x का जो कंसंट्रेशन है वो x के जगह पर ए बाई टू हो जाएगा, तो आपका वैल्यू वहां से डायरेक्ट उससे भी निकल जाएगा। यहां से देखिए आर नॉट और ये आर, ये होता है हमारा क्या हेयर, यह स्पष्ट रूप से आपको पता है। आर नॉट क्या है, आर नोड है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। और ये जो आर देख रहे हैं ये कब है, टाइम टी पर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टाइम टी पर ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ठीक, यानी आप कह सकते हैं टी समय पर, टी समय पर अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण कहां पर, टी समय पर। ठीक, तो जैसे ये बात आपको पता हुआ, यहां से देखिए हमको चाहिए क्या, हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन, जब टाइम जो है हमारा, व्हेन टी का जो मान क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए। देखिएगा हाफ लाइफ पीरियड में टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ, देन
देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है यानी आर जो होगा ये इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कितना होता है आर नॉट, अब बाई इसका क्या होगा आधा होगा 2। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, के बाद हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा देखिए, क्या वैल्यू रख रहे हैं ये के बराबर ही तो रहेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वही रहेगा, चेंज क्या होगा आर, आर के जगह पर क्या आ गया आर नॉट बाई 2 और टी के जगह पर क्या हो गया टी हाफ हो गया। बोलो ऐसा ही ना हुआ। अब देखो इसको और थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे तो टी हाफ को इधर ले आइए, तो टी हाफ इक्वल टू यहां से देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2r नॉट माइनस ये r नॉट बाई 2 इंटू के, ये के भी यहां पर आ गया। अब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तो क्या आ रहा है देखिएगा, इसमें से हो जाएगा r नॉट बच जाएगा बाई 2 इंटू के, यही हाफ लाइफ पीरियड हो, ठीक है, यही क्या हो गया हाफ लाइफ पीरियड हो गया। अब देखो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, प्रमाणित करें कि, सुनिए पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रमाणित करें कि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ उसके प्रारंभिक सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो एक तो हाफ लाइफ निकाल दिए, क्वेश्चन प्रमाणित करने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा उल्टा करके थोड़ा सा घुमा के पूछा, तो यही करना है उसमें भी। देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो टी हाफ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग कर लें तो ये देखो टी हाफ और ये देखिए 1/2 ये पूरा क्या है कांस्टेंट है ना, इनटू ये देखिए आर नॉट है, क्या देख रहे हैं, तो ये क्या देख रहे हैं ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर आएगा कि प्रमाणित करें तो लिख देना कि डायरेक्टली, इस तरह का यहाँ पर इक्वेशन लिख करके लास्ट में क्या करें निष्कर्षण लिख देना, कंक्लूजन लिख देना, निष्कर्ष कर देना कि डायरेक्टली अतः यहाँ हेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करके भी लिख सकते। बात समझे, लिखिए इसको।
क्वेश्चन बैंक लाए हैं? नहीं लाए? चैप्टर वाइज? हाँ तो चैप्टर वाइज है तो और अच्छी बात है। लाई। क्या है? हाँ अच्छा ना है, जो चैप्टर वाइज है तो ज़्यादा अच्छा ना, टॉपिक वाइज है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। चलो बातचीत नहीं करना है, अपना काम करना है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका 2017 में ए में पूछा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। उसके बाद ग्राफ भी आपको पूछा गया है 2018 में। उसके बाद जो शून्य, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का है, जो शून्य कोटि का अभिक्रिया 2021 में भी है। वेग स्थिरांक का इकाई भी आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक है कि किस अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है। वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई, ये क्वेश्चन नंबर 2021 का है। वेग, वेग का क्या होता है, रेट हम लोग देते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही ना। तो किस कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान जो है समान होगा, ये आपसे पूछा जाए। तो उसको भी निकाला जा सकता है। जीरो जीरो ऑर्डर के लिए जब निकालिएगा तो कंसंट्रेशन पर पावर क्या आता है, 1 - n। सेकेंड इनवर्स तो पहले से था, क्या आ जाता है ना। चलिए ठीक है, देखिए कई क्वेश्चन है जो इस पर आधारित आपको पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़े इसको। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कभी कभी आपको ऐसा पूछ सकता है, ये कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम, यानी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, वो टाइम बताइए। यहां से देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए ही देखते हैं। यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम। कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम। पहले तो अच्छा एक मिनट, पहले इसका एक कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक रहेगा ना। पहले रुकिए एक मिनट, एक पहले इसको लिखने से पहले कंक्लूजन लिखिए। हाँ लिखना है, इसके लिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, अपने से आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, ऐसे हम लिख देते हैं ज्यादा सही रहेगा। लिखिए, इट इज क्लियर दैट half life for zero order reaction is directly proportional to the
इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant, initial concentration of reactant and inversely proportional to the inversely proportional to the rate constant, to the rate constant of reaction। यही आ गया इसका कंक्लूजन आ गया। ठीक है, क्या आया? यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि शून्य कोटि के लिए या शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए यह स्पष्ट है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ, ये 1/2 टी 1/2 यानी टी हाफ कह सकते हैं इसको, अर्ध जीवन काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है तथा अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कई तरह से घुमा करके भी पूछा जाएगा। पहले अच्छे ढंग से पहले क्वेश्चन को समझ करके तब लिखना। ऐसे क्या है, पहले देखा कि प्रमाणित करना है, देख लिया, डर गया, आधा से ज़्यादा छोड़ दिया, रहने दो, बाद में देखेंगे। जबकि आपको जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालने आ रहा है, कैलकुलेट करने आ रहा है ना। लास्ट में केवल कंक्लूजन वाला अगर आपके पास ऐसा रहे प्रमाणित करना लिख दे, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के भाग जाए। और इसका जो क्वेश्चन आंसर जो आपको देना पड़ता है, ये 100% इस सब में आपको मार्क्स आएगा, कहीं काटने का सवाल ही नहीं। अगर आप बनाते हैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से, काटने का सवाल ही नहीं है, पूरा मैथमेटिकल है। अब शुरू करिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम, यानी अभिक्रिया का पूर्ण स्टेज जो होता है उसका जो टाइम है कंप्लीशन टाइम कहलाता है। कि अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा, तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा तो क्या जो रिएक्टेंट है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, समझिए, पूरा के पूरा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यही ना होता है। वो किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से पढ़ा लेते हैं इसको। अब यहां पर लिखना है कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम यानी टी 100%। ये जो है कंप्लीशन टाइम आपको निकालना है, कंप्लीट हो जाता है अभिक्रिया उस समय का। तो जीरो ऑर्डर के लिए पहले एक्सपेंशन लिख दीजिए और कंप्लीट टाइम पर जो टी नॉट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, टी सी जो है मतलब कंसंट्रेशन जो है आर का वो पूरा के पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय उस स्थिति में उस टाइम पर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब के का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो टी 100% है उस पर किसके बराबर होगा, प्रारंभिक सांद्रण के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। देखो यहाँ फिर से, पहले तो आपको व्यंजक पता है, जीरो ऑर्डर के लिए व्यंजक क्या है, यहाँ लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर। जैसे ही जीरो ऑर्डर लिखे हैं तो आपको व्यंजक क्या आएगा पता, के टी इक्वल टू ये आया है आर नॉट इंटू आर, ठीक है। और बाई टी क्या है, टी लिखे हुए हैं तो बाई टी का बाई टी लिखेंगे, जब के इधर रहेगा तब ना लिखेंगे। तो कह रहा है कि 100% कंप्लीशन टाइम पर। तो देखिए कि जब टी, देखिए टी समय हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब अभिक्रिया पूरा हो जाता है, इसका मतलब के तो कांस्टेंट ही रहेगा और टी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और इस समय जो आर का वैल्यू है, ये देखिए ये आर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो है रिएक्टेंट वाला बचेगा क्या, नहीं बचेगा, सब के सब तो उधर आ जाता है। जितना पर इसमें से क्या घट करके जो आ रहा है उसको दिखा रहा है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर यहाँ पर इस वैल्यू ये आर नॉट, ये जो आर 0 का कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 हो गया, तो यहाँ 0 रख दीजिएगा। तो के टी 100% में कितना के, आर नॉट के बराबर, आर नॉट के बराबर होगा ना। और जब आर नॉट के बराबर आ जाएगा तो टी, देखिए हम टी 100% ये किसके बराबर हो, आर नॉट बाई के बराबर हो, है ना। अगर टी हाफ का रिलेशन अगर इससे देखिएगा तो टी हाफ क्या पढ़े, देखो यहाँ टी हाफ बराबर क्या पढ़े, बोलिए आर नॉट अब बटा में 2k आया है, नहीं आया, बोलो। तो अगर इसको 2 को इधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी हाफ, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई के। ये दोनों बराबर है, देखो यहाँ इसको और इसको ध्यान से देखना, ये और यहाँ से जो हम लोग जो कंप्लीशन टाइम के लिए जो सॉरी हाफ लाइफ के लिए जो आप निकाले हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस दोनों को जब बराबर करेंगे तो टी 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 2 गुना टी हाफ, नहीं हो गया, क्लियर हो गया बात। तो अगर टी हाफ मालूम है तो उसका दुगुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। ये तो ऐसे भी आपको नॉर्मली भी आपको पता चल रहा है, रिएक्शन कंप्लीट कब हो जाए, जब टी हाफ अगर पता है तो उसका दुगुना हो जाएगा। किसके लिए, जब हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर उसके लिए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर रहता है, आपको घुमा कर पूछने के लिए रहेगा।
लास्ट का पॉइंट नहीं लिखे आप, उधर जो उस साइड में चला गया। ये जो है ये जो 100% है कंप्लीशन टाइम 2 गुना हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज जीरो ऑर्डर के लिए किया। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या। स्टार देकर के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और पूरा काम अब हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 6 साल में 3 बार, लगभग 3 से ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये बार बार आता है, ठीक है, और इसीलिए ये VVI प्रथम कोटि अभिक्रिया। पिछले बार नहीं है ना, तो इस बार का चांस सोच लीजिए, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया, सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्थ क्या हो, जैसा कि उसमें भी लिखे थे जीरो ऑर्डर में, तो क्या लिखे थे, एक बार रिवीजन, सब लोग कॉपी निकालिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट, क्या लिखे थे, एक बार देख लो, बोलो बोलो, अगर है याद तो बोलिए, बोलिए, नहीं याद है तो एक बार देख लो, क्या दिक्कत है, रिवीजन अभी कर रहे हो ना। केवल वहां पर जो पावर है उसी को ना चेंज करना है। तो देखिए जो बातें वहां लिखे थे वही सब कुछ यहां लिखेंगे, समझिएगा। यहां केवल थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन means that, means that, काहे लग गुनगुनाने लगा, तो जब पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहा, रिवीजन कर रहे हैं तो भी मैं भी एकदम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है कि, किसके टर्म में लिखना है, कंसंट्रेशन के टर्म में, देखना ध्यान से, क्या लिखेंगे यहां इस तरह से लिखेंगे, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction is directly proportional, directly proportional, proportional to the first, या वन भी लिख सकते हैं, टू द फर्स्ट, और यहां पर वन भी लिख देते हैं, क्या, वन पावर, वन पावर ऑफ, ऑफ द कंसंट्रेशन of the concentration, first power of the concentration of reactant, reactant, यही ना। क्या देख रहे हैं, केवल चेंज क्या कर रहे हैं, जहां पर जीरो पावर लिखे थे वहां पर क्या हो गया, फर्स्ट पावर हो गई, और जहां पर जीरो ऑर्डर मीन्स लिखे थे वहां पर फर्स्ट ऑर्डर मीन्स हो गया।
इतना ही बात तो करना है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, अभिक्रिया का अर्थ होता है कि, अर्थ होता है कि अभिक्रिया के, होता है कि अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के, अभिकारक के, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांधारण के, सांधारण के प्रथम घातांक या एक घात, एक घातांक के समानुपाती, पाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो रिएक्टेंट क्या मान लिए हैं, अभिकारक आर है, ये रिएक्टेंट, इसको अभिकारक बोलते हैं, और ये कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रतिफल या उत्पाद इसको बोल, प्रोडक्ट, इसी को प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट को हम लोग आर, आर और प्रोडक्ट को पी लिख दो। ठीक है, अब जैसे यहां लिखे हैं तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ में हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं, है ना। पहले आप पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए, रेट इज इक्वल टू क्या हो, पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ऊपर बातें कह रहा है उसको, किसका, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के, देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और पावर 1। तो जैसे ही यहां से आगे बढ़ाएंगे तो रेट बराबर, इसको हटा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर पावर 1। यहां तक लिखिए पहले। पूरा साफ लिखने का प्रयास करिए, अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास। अब गलत हो तो एक लाइन काटना, ये नहीं कि एकदम पूरा एकदम कलम पर कलम चला, इससे लगे कि नहीं दिखेगा, उसे ज्यादा दिखेगा कि गलत किया हुआ है। हाँ, मेरा हैंडराइटिंग ठीक है। पहले लगता, पहले जो है इस बोर्ड पर सट जाता था हाथ, आदत नहीं था ना। चलें इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अच्छा, ये भी ठीक हो जाए। यहां पर ये के आपका क्या है, लिखोगे, दिखा दोगे कि के क्या है, के क्या लिखे,
ये है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए। तो जैसे ही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों लगा रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। देख तो माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, ये रहेगा। अब पावर 1 है तो 1 तो ऐसे भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। अब देखो ये जो माइनस है, देखो ये माइनस को कांस्टेंट के साथ भेज देते, गुना भाग करने में हमको सहायता मिलेगा, तो इसको इस साइड में भेज देते। थोड़ा सा इसको हम इधर ले आते हैं, उसके बाद ऊपर करके ऐसे जगह मिलेगा उधर। अब देखो इसको क्या करते हैं, समझिएगा, ये आर को इधर लाते हैं एक साथ, और ये टी को इधर भेजते हैं, और माइनस को कांस्टेंट के साथ इसको भी भेज देते हैं। तो देखो क्या कुछ इस तरह का हमारे पास रिलेशन आएगा, सिस्टमैटिक, के इसके साथ, के साथ माइनस आ गए, और यहां इसके साथ ये dt भी आ, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते, जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग, यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ ये आ जाएगा, ये डी आर बाई आर, ठीक है, इक्वल टू, ये माइनस के को बाहर कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा डी टी। देखिए अब इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन का दो फार्मूला हम याद कराते हैं आप लोग इसके अंदर। एक इंटीग्रेशन का dx बाई एक्स क्या होता है, ln x प्लस सी, क्योंकि लॉग बेस ई होता है, लॉग बेस ई होता है, उसको ln बोलते हैं। लॉग एक्स आप बोलते हैं तो बेस ई होता है, ln x होता है, ठीक है। और एक और इंटीग्रेशन आपको बताते हैं, ये जो आप पहले से भी जानते हैं, आगे भी हम लोग पढ़े हैं, dt का, तो ये dx का डायरेक्ट dx लिखे तो dx का क्या होता है x, ये इंटीग्रेशन, चूंकि ये डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का जो है लिखना है c लिखते हैं। ये दो फार्मूला आप जानते हैं जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, नहीं साधारण फार्मूला इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये देखिए डी आर बाई आर है, इसका मतलब एल एन आर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन आर, कोई दिक्कत नहीं। इसका सी बचा है, इसका सी, उसको आगे रखते हैं और एक साथ लिख देंगे, ये माइनस के टी डी टी का इंटीग्रेशन, जैसे dx का x होता है वैसा इसका t, इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट, सबको मिला करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई लिख। अब यहां पर बता देंगे, पहले इसको पूरा एकदम बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक और अच्छा दिखे इस तरह से लिखना, बराबर बहुत दूर में चला गया था। ये हो गया के, ये माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। यहां आपको ये जो इक्वेशन आया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए यहां इसके लिए, ठीक है। अब यहां बताइए कि क्या आपने आई जो लिखा वो क्या है आपका, ये आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक, सॉरी
समाकलन, हाँ, समाकलन, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। चलिए पहले इतना तक आप नोट करिए। हाँ, साथ ही साथ कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग आगे पीछे हो गए हैं उनको आने दीजिए, बराबरी का मौका दीजिए। देखो, मैथ की तरफ फीलिंग नहीं हो रहा है हो रहा है ना? तो इसीलिए ये सब तरह का काम करने लगता है ना। केमिस्ट्री में बायोलॉजी की तरफ भी फीलिंग होने लगता है ना? मैथ की तरफ भी, फिजिक्स की तरफ भी फीलिंग होने लगता है। हाँ हाँ, इधर से आवाज आया है। रास्ता उसको नहीं पता है क्या? अरे बगल वाले दिखा दो भाई, क्या इतना भी हेल्प नहीं कर सकते उसको? चलो इसको इधर शिफ्ट कर दे। ये इसको शिफ्ट करी तो पहले से हो गया, इधर है ना टाइम हो, इसको तो रहना ही देते, है ना? ये क्या हो? देखो, अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए, जब इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन t इक्वल टू 0, जब प्रारंभ हुआ था तो टाइम उस समय क्या हम लोग लिए? 0, प्रारंभिक समय। तो उस समय जो कंसंट्रेशन था, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये था कितना? ये था आर नॉट। और ये आर नॉट क्या है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में, वही ना इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रण। ठीक है, यहां पर आर का जो वैल्यू है, ये जो आप देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो कितना है? आर नॉट। और जैसे ही आर नॉट है तो इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, पुटिंग these value, putting these value in equation 1, we get, तो जैसे ही 1 में रखेंगे, देखो, तो ये हो जाएगा ln, और r, ये रिएक्टेंट का जब टाइम 0 है तो उस समय ये क्या प्रारंभिक सांद्रण है, तो r नॉट होगा। के आर टी का वैल्यू क्या है, यहाँ शून्य लेंगे तो आई बराबर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इसीलिए आई इक्वल टू कितना आ गया? आई इक्वल टू हो गया आर, एल एन आर नॉट आए। अब एल एन आर नॉट जो आई का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो देखिए,
ये तो ln है, ln r ये तो रहेगा ही। अब i के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये kt, i के जगह पर आ जाएगा ln r नॉट। ठीक है, तो जो ये समीकरण आया है, ये समीकरण देखिए यहाँ, इसको हम लोग सेट भी कर सकते हैं और इसको दो मान लेते हैं। देखिए सेट करेंगे तो इसको हम लोग y मान लें, इसको m, और ये x स्लोप नेगेटिव फिर आ रहा है, और ये इसको c, y बराबर mx प्लस c आएगा। और लेकिन यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ फिर से नीचे आ जाएगा ना। बनाइए, ग्राफ बनाना है फिर। अभी 10 मिनट और जाएगा टाइम, तो जब उठाए हैं तो इसको पूरा कंप्लीट करके जाएगा। ग्राफ आप अपने से अगर आपको ड्रॉ कर सकते हैं तो करिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो लिखे ना सकते हो जी, कम से कम उतना तो करो। स्लोप यहाँ नेगेटिव स्लोप आएगा। ये टाइम का एक्स, ये हो गया टाइम के लिए, टाइम टी। और ये जो आप देख रहे हैं ये बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट को बता, कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो यहाँ पर जो ग्राफ हमारा आएगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर ये इससे इस तरफ आएगा, यहाँ पर ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इंटरसेप्ट, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यही हो गया सी आर नॉट। और इसके लिए जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, माइनस के हो जाएगा। क्या चीज, हाँ ये हो जाएगा एल एन आर नॉट, ये हो जाएगा क्या, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो एल एन के टर्म में होगा। सही बोला, थोड़ा सा यहाँ पर इसको तो क्या लिखेंगे, एल एन आर के, यही ना है। इस इक्वेशन को आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं चेंज करके। ये देखिए, ये जो माइनस वाला है इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट, यहाँ आ जाएगा क्या, एल एन आर नॉट
अब माइनस, देखो इधर आके ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस में के टी माइनस में था, इधर आके प्लस में, तो माइनस ये हो गया ये एल एन आर। अब ये देखो लॉग के फार्मूला पर है, लॉग का एक फार्मूला होता है, देखो यहां पर लिख देते हैं, देखो एल एन ए बाई बी ये इक्वल टू होता है एल एन ए माइनस एल एन बी, होता है ना? तो उसी पर उसको सेट कर देंगे। तो जैसे ही सेट करेंगे, देखिए जैसे इसको सेट करेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, के टी इक्वल टू आ जाएगा एल एन, और ये हो जाएगा आर नॉट बाई आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो एल एन जो है इसको हम चेंज करके बेस 10 में, ई बेस को चेंज करके बेस 10 में लाना चाहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको जब केमिकल काइनेटिक्स इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर रहे थे तो उसमें भी बताए थे, ये एल एन एक्स होता है, इसका मतलब है कि लॉग बेस ई होता है, ठीक है? इसको बेस 10 में ले जाना होता है तो 2.303, अब ये देखिए लॉग बेस 10 और ये एक्स इसमें आ जाता है, ये फार्मूला बताए थे। अब इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, तो जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो ये के टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी इक्वल टू आ जाएगा, इसको पहले 2.303 लगा देंगे, अब ये हो जाएगा लॉग बेस 10, ये हो जाएगा क्या आर नॉट बाई आर, होगा? बोलो। अब इसको, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अब के बराबर निकालना है, तो के बराबर 2.303 बाई ये हो जाएगा टी, और ये लॉग बेस 10, ये हो जाएगा आर नॉट बाई आर। अगर हम बेस 10 नहीं भी देंगे तब भी हम लोग के लिए यहाँ बेस 10 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए 2.303 हम यूज कर लिए। तो अगर वेग रेट कांस्टेंट का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोले तो आप यहां तक जाना है, समझ गए? 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, रेट कांस्टेंट का व्यंजक यहां तक। अब इसमें भी ग्राफ, दूसरा भी ग्राफ आ सकता है, बन सकता है, कैसे? तो देखिए ये जो टी है इसको आप यहां पर देखिए, ये इसको इधर भेज लेते हैं पूरा को, इस सब पूरा को मान लेंगे वाई, इसको मान लेंगे एक्स और इसको टी, तो फिर ग्राफ कहां से जाएगा? देखिए ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए इसी को, ये लॉग बेस 10 ही है, ये आर नॉट बाई ये आर इक्वल टू, ये आपके पास यहां से इसको इधर भेजे, इसको भी भेजे, तो ये इसको भेजे हैं तो ये के टी आएगा, बटा में कितना 2.303, यही ना रहेगा? टी को बाहर कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं 2.303 इंटू इसको क्या लेते हैं टी, बाहर कर लेते हैं। तो देखिए एक और ग्राफ यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरा को मान लेंगे, ये जो पूरा आप देख रहे हैं पूरा लॉग के साथ, इसको y मान लेंगे, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x, तो y बराबर mx हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए भी ग्राफ निकालेगा तो यहाँ स्लोप क्या होगा, k बाई 2.303, ठीक है? देखिएगा ये कोई ग्राफ ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है ना? कितना नंबर का है ये? हाँ ये दिया हुआ है पेज नंबर 108 में, इसमें दिया है, ठीक है? स्लोप इसमें हो जाएगा के, और ये ऑरिजिन से होके जाएगा, कहां से जाएगा? ऑरिजिन से होके जाएगा। इसका ग्राफ जो आएगा वो ऑरिजिन से होके जाएगा, सिंपल हम बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, अपना बना लेना।
देखो ये ऐसे जाएगा ग्राफ इस, तो ये जो होगा क्या होगा, यहाँ पर ये किसको दर्शाएगा, हाँ ये लॉग आर नॉट बाई आर को दर्शाएगा। इसको अगर आपको लिखना होगा तो ये हो जाएगा लॉग आर नॉट बाई आर, और ये आपको दर्शाएगा टी को। और यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप क्या हो जाएगा के बटा में 2.303। ठीक है, चलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, अगले दिन इसका अल्टरनेटिंग मेथड बताएं। ठीक है।